स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में भी हम सबसे फर्स्ट जो है वो करेंगे डीएनपी रूल। डीएनपी रूल, तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएनपी रूल। क्या होता है डीएनपी रूल? तो D4 होता है बेटा डिस्टेंस, N4 होता है नंबर, और P4 होता है पावर। अर्थात हम डीएनपी रूल को सबसे पहले अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, फिर नंबर देखते हैं, और उसके बाद में पावर देखते हैं कि जो भी ग्रुप हो उसका पावर। कैसे अप्लाई करेंगे डीएनपी रूल में? तो सबसे फर्स्ट होगा फर्स्ट चेक नेचर ऑफ ग्रुप, या जो भी आपका सब्स्टिट्यूटेंट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट चेक इफेक्ट या नेचर ऑफ ग्रुप और सब्स्टिट्यूटेंट। उसके बाद में ये करने के बाद में हम चेक करेंगे कि आपका जो भी ग्रुप है वो फेवर में है या अनफेवर में है। तो फिर हम वहां पर चेक करेंगे कि जो भी ग्रुप आपका लग रहा है वो फेवर में है या अनफेवर में। और उसके बाद में नंबर 3 में अप्लाई डीएनपी रूल, और उसके बाद में हम डीएनपी रूल को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो भी ग्रुप या सब्स्टिट्यूटेंट है उसकी नेचर चेक करें, उसके बाद चेक करें कि फेवर में अनफेवर में है, और उसके बाद में हम डीएनपी रूल अप्लाई करते हैं। अब हम यहाँ पर सबसे पहला जो एग्जांपल लेने जा रहे हैं वो लेंगे कार्बोकेटाइन का, जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में स्पष्ट किया था कि कार्बोकेटाइन, और कार्बोकेटाइन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों बोला? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान रखना बेटा, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो किससे स्टेबलाइज होगा? तो ये स्टेबलाइज होगा बाय ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा स्टेबलाइज होगा बेटा? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए, अर्थात हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। कौन सा? प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप। तो इसका मतलब कंक्लूजन हो गया कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो प्लस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अर्थात कार्बोकेटाइन को हम जो स्टेबलाइज करेंगे वो प्लस आई के वाया करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उनको स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है। अब इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट एक एग्जांपल के बारे में मैं क्लियर कर दूं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है C प्लस का 4, और हमने यहाँ पर रखा है फ्लोरीन, और C प्लस, और हमने यहाँ पर रखा है NO2। आपको बताना है इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, अर्थात ये कार्बोकेटाइन है। और हमें पता है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें ग्रुप देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है। हमें पता है कि फ्लोरीन का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? माइनस आई। NO2 का कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होता है? माइनस आई। तो फर्स्ट चेक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट और ग्रुप। हमने नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट और ग्रुप चेक कर लिया। उसके बाद फेवर और अनफेवर चेक करेंगे। आपको बताया कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात ये दोनों ही फेवर में नहीं अनफेवर में है। किसके अंदर है? अनफेवर के अंदर है। अगर अनफेवर के अंदर है तो फिर हम यहाँ पर डीएनपी रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिस्टेंस। आप देखो इस कार्बोकेटाइन के और F के बीच में ये इतनी डिस्टेंस है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस और भी कम है। कहने का मतलब इस केटाइन और इस F वाले कार्बन के बीच में कार्बन है यहाँ पर, जबकि यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है। इसका मतलब इसका इफेक्ट मोर होगा, इसका इफेक्ट लेस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर माइनस आई जो है उसके
NO2 का माइनस आई ज्यादा होगा और F का माइनस आई कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पर डिस्टेंस कम है। तो DNP रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो A ग्रेटर देन B, अर्थात A की स्टेबिलिटी जो है वो B के कंपेयर में मोर है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से DNP रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, सभी में कार्ब कैटाइन है और सबसे पहले हम फर्स्ट चेक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट। यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर जो फ्लोरीन है इस फ्लोरीन का माइनस आई, यहाँ भी क्लोरीन का माइनस आई, NO2 का माइनस आई और यहाँ भी NO2 का माइनस आई। कैटाइन है और हमें पता है कि कैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अर्थात ये फेवर में नहीं अनफेवर में है। अगर अनफेवर में है तो अब हम यहाँ पर DNP रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले D डिस्टेंस। आप देखो इस कैटाइन और यहाँ पर बीच में एक कार्बन भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर भी कोई कार्बन नहीं है, इनके बीच में एक कार्बन है, अर्थात PQR में कोई कार्बन नहीं है, जबकि इस S वाले में बीच में कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर ये अनफेवर वाला दूर है, यहाँ पर अनफेवर वाले पास हैं। तो मुझे बताइएगा, अगर कोई व्यक्ति आपके अनफेवर में है तो वो आपके पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? तो वो हमेशा फार होना चाहिए, दूर होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे विरोधी हैं अगर वो दूर होंगे तो हमारी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग में बात करूं तो PQR से ज्यादा स्टेबल होगा S। अब आता है नंबर 2 N का मतलब नंबर। अब आप बताओ ये अनफेवर में है और अगर अनफेवर में है तो हमारी जो विरोधी है वो संख्या में ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? तो वो लेस नंबर में होने चाहिए, अर्थात उनकी संख्या कम होनी चाहिए। तो फर्स्ट P में भी 1 है, Q में 2 है और R में 1 है, अर्थात Q वाले में 2 है और P और R वाले में 1 है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के कंपेयर में लेस होगी। तो अब अगर हम बात करेंगे तो Q से मोर स्टेबल होगा कौन कौन? P और R, और P और R से मोर स्टेबल कौन होगा? S। अब बात आती है पावर। अब आप देखो Q ग्रेटर देन P और R, P और R में से हम देखेंगे किसका पावर ज्यादा है। तो इसे लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि फ्लोरीन और NO2 में से NO2 का माइनस आई मोर होता है, और हमें पता है कि जो हमारे अनफेवर में होता है वो वीक होना चाहिए, स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए, अर्थात हमारा विरोधी कमजोर होगा तो हम जीत पाएंगे। अगर हमारा विरोधी कमजोर नहीं मजबूत होगा, हमसे ज्यादा हेवी होगा तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब आपके पास पावर में जो ग्रुप है वो वीक होना चाहिए। अब आपको पता है यहाँ पर इसका माइनस आई मैक्सिमम है, जबकि यहाँ पर इसका माइनस आई मिनिमम है, अर्थात NO2 और फ्लोरीन में से NO2 का माइनस आई फ्लोरीन के कंपेयर में ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। तो पहले R होगा, फिर P होगा, उसके बाद में Q होगा। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा S, उसके बाद में होगा P, उसके बाद में होगा R और सबसे लीस्ट स्टेबल होगा Q। तो इस प्रकार से हम DNP रूल को अप्लाई करेंगे। अब आता है सेकेंड एग्जाम्पल। वही सभी में पॉजिटिव चार्ज है और हमें पता है कि कार्ब कैटाइन और कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट वी चेक इफेक्ट ऑफ ग्रुप। यहाँ पर फ्लोरीन है, इसका माइनस आई होता है, यहाँ पर NO2 है, इसका भी माइनस आई होगा, साइनाइड है, इसका भी माइनस आई होगा, और NO2 है, इसका भी माइनस आई होगा। सभी पर माइनस आई लगा हुआ है, अर्थात सभी यहाँ पर अनफेवर में है, और अगर अनफेवर में है तो हमें अनफेवर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस में भी किसके लिए? अनफेवर के लिए। तो बताओ अनफेवर वाला पास होना चाहिए या दूर होना चाहिए? हमसे दूर होना चाहिए। तो आप देखो फर्स्ट में कोई कार्बन नहीं है, सेकंड में एक कार्बन है बीच में, यहाँ पर 1-2 कार्बन है और यहाँ पर भी कोई कार्बन नहीं है। तो इसके अंदर 2 कार्बन बीच में है तो यहाँ पर इसका इफेक्ट कम होगा, यहाँ पर 1 कार्बन है तो इसके कंपेयर में इसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होगा। तो बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो R की स्टेबिलिटी Q के कंपेयर में ज्यादा होगी।
जबकि P और S में बीच में कोई कार्बन नहीं है, इन पर सेम होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग P और S सेम होगा। Q और R में से Q में एक ही कार्बन है बीच में, R के अंदर 2 कार्बन है, अर्थात यहाँ पर अनफेवर वाली कंडीशन ज्यादा सुटेबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर आएगा आपके पास Q और उसके बाद आएगा R। मैंने ध्यान रखना Q और R में से R को पहले इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में 2 कार्बन है, तो यहाँ पर इसका -I मिनिमम होगा, जबकि इसका -I मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है और आपको पता है डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता है। तो यहाँ पर -I कम होगा या -I ज्यादा होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी, इसकी स्टेबिलिटी लेस होगी। अब आता है एंड नंबर। यहाँ पर नंबर का रूल आपका अप्लाई नहीं होगा क्योंकि सभी में नंबर सेम है। उसके बाद में होता है नंबर थर्ड पावर। पावर में आप देखो अनफेवर में है, और अनफेवर में है तो इसका मतलब वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो अब आप हमें जो कंक्लूजन निकालना है Q और R में से तो क्लियर हो गया, P और S में से देखना है। अब आप देखो P और S में से P वाले में फ्लोरीन है और S वाले में NO2 है। अब आप मुझे बताओ NO2 और S में से किसका -I ज्यादा है? तो NO2 का -I जो है वो मोर है, किसके कंपेयर में? फ्लोरीन के कंपेयर में। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम होगी और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बताओ P और S में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? तो P और S में से P की स्टेबिलिटी मोर है और S की स्टेबिलिटी लेस है। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? S से ज्यादा मोर स्टेबल होगा P से ज्यादा स्टेबल होगा Q और Q से भी ज्यादा स्टेबल होगा R। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सभी में कैटाइन गिवन है और हमें पता है कि कार्ब कैटाइन है तो +I के डायरेक्टली है और -I के इनडायरेक्टली है। अब आप जरा देखो, सबसे फर्स्ट के अंदर भी यहाँ पर NH2 है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप चेक करेंगे, इसका भी -I लगेगा, इसका भी -I लगेगा, इसका भी -I लगेगा और इसका भी -I लगेगा। कई बच्चों के साथ डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो आप देखो बेटा, यहाँ पर ये OR ग्रुप वाले के साथ है, OR ग्रुप। अब आप देखो इससे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि OR ग्रुप का -I होता है। सर इसका कैसे पता चलेगा? तो इसका पता करने का सिंपल सी, देखो ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका NHR2 ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? NHR2 ग्रुप है। तो ये सभी -I वाले हैं और सभी -I वाले हैं, तो इसका मतलब फेवर में है अनफेवर में? तो ये सभी अनफेवर में है। और हमें पता है कि -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN होता है, जिसका EN मोर होगा उसका -I भी मोर होगा। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे DNP रूल। पहला डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। सबसे पहला डिस्टेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके बीच में एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है और यहाँ पर भी 2 कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो मोर है, जबकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है। सपोज मैं इसको P मान लेता हूँ, इसको Q, इसको R और इसको S। इसमें डिस्टेंस मोर है और इनमें डिस्टेंस लेस है। तो अब आप बताओ कि आपका जो अनफेवर वाला है, अर्थात जो आपके विरोध में है, वो आपके पास होना चाहिए या आपसे दूर होना चाहिए? तो जो हमारे विरोधी है वो हमेशा दूर होना चाहिए, अर्थात ये -I वाला ग्रुप जितना दूर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी बढ़िया होगी। तो इन दोनों में दूर है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि P और Q में से S और R की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अर्थात S और R इज मोर स्टेबल देन P एंड Q। अर्थात इन दोनों की जो स्टेबिलिटी है वो इनके कंपेयर में मोर होगी। अब आता है नंबर। नंबर सभी में 1 है तो यहाँ पर नंबर वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अब बात करेंगे पावर। अनफेवर में है तो पावर वाला क्या होना चाहिए? वीकर होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर लेस -I वाला जो होगा उसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो सबसे पहले हम S और R में डिसाइड करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन का EN है 3.5 और नाइट्रोजन का EN है 3। अगर इसका EN 3.5 है तो आपको पता है इसका -I मोर होगा और इसका -I मिनिमम होगा। अगर इसका -I मोर है, इसका -I मिनिमम है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि हमारे पास अनफेवर वाला लेस I वाला होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि S और R में से R की स्टेबिलिटी S से ज्यादा है। अब हम डिसाइड करेंगे P और Q में से। P और Q में भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे।
यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका En 3.5 होगा, यहाँ नाइट्रोजन है, इसका En 3 होगा। आपको पता है नाइट्रोजन का En कम है तो इसका माइनस आई कम होगा और इसका माइनस आई ज्यादा होगा। अब बताओ, इसका माइनस आई ज्यादा है, इसका माइनस आई कम है, तो P की स्टेबिलिटी Q से ज्यादा होगी। कहने का मतलब आपके जो P है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस है, सभी में प्लस है, अर्थात यहाँ भी कार्ब कैटायन गिवन है, और अगर कार्ब कैटायन है तो वो स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब आप देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट चेक हम इफेक्ट ऑफ ग्रुप, यहाँ पर NH2 पर माइनस आई लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका भी प्लस आई होगा, यहाँ पर भी इनका प्लस आई होगा, यहाँ पर भी इसका प्लस आई होगा और यहाँ पर भी प्लस आई होगा। अर्थात अब की बार यहाँ पर फेवर वाली कंडीशन है, अनफेवर वाली कंडीशन नहीं है, और अब की बार यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट फेवर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। और हमें पता है कि डिफरेंट ग्रुप में इनके ऑर्डर की बात करें तो लेस एन पे नेगेटिव चार्ज मोर डोनर टेंडेंसी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि CH2 माइनस का प्लस आई NH के प्लस आई से ज्यादा है और O के भी प्लस आई से, अर्थात ये प्लस आई का ऑर्डर है। अगर मैं प्लस आई के ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा प्लस आई कार्बन का, CH2 माइनस का, फिर NH माइनस का, फिर O माइनस का होता है। अब आप देखो, हम यहाँ पर DNP रूल अप्लाई करते हैं तो D, N और P। सबसे पहला डिस्टेंस, यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है बीच में, यहाँ भी कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर भी कोई कार्बन नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पर फेवर वाली कंडीशन है, और अगर फेवर वाली कंडीशन है तो फेवर वाली कंडीशन तो क्लोज होना चाहिए, अर्थात फार नहीं, अब की बार पास वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब सपोज दैट इसको मैंने P मान लिया, इसको Q, इसको R और इसको S। तो P में, Q में और S में तो ये क्लोजर है और R में फार है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R से ज्यादा स्टेबिलिटी होगी P की, Q की और S की, अर्थात P, Q, S की जो स्टेबिलिटी है वो R के कंपेयर में ज्यादा है। अब आता है नंबर, नंबर की अगर हम बात करें तो ये फेवर में है तो मोर नंबर वाला होना चाहिए, जिसके पास जितना ज्यादा ग्रुप होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब आप देखो P, Q, S, P में भी 1 है, Q में 2 है और S में 1 है, तो इसका मतलब Q की स्टेबिलिटी जो है P और S से ज्यादा होगी। तो R इज ग्रेटर देन P ऑब्लिक S इज ग्रेटर देन Q, क्योंकि Q में 2 बार प्लस आई लगा है, इसलिए Q की जो स्टेबिलिटी है वो P और S के कंपेयर में मोर होगी। अब हम अप्लाई करेंगे पावर, ये फेवर वाली कंडीशन है, और फेवर वाली कंडीशन है तो हमें पता है कि यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है वो स्ट्रोंगर होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर मोर प्लस आई वाला चाहिए। अब हमने यहाँ पर प्लस आई का ऑर्डर लिख रखा है, तो देखो R इज ग्रेटर देन P और S में से हमें डिसाइड करना है। P के अंदर जो है NH ग्रुप है और S के अंदर O माइनस है, आपको पता है NH का प्लस आई O माइनस से ज्यादा है, अर्थात यहाँ पर इसका प्लस आई तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका प्लस आई क्या होगा, कम। अगर इसका प्लस आई ज्यादा होगा तो इसकी स्टेबिलिटी मोर है और इसकी स्टेबिलिटी लेस है, इसका मतलब ये हुआ कि P की स्टेबिलिटी जो है, अर्थात P की जो स्टेबिलिटी है वो S से भी ज्यादा होगी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा Q, ये वाला, उसके बाद में सबसे लीस्ट स्टेबल होगा कौन सा, R वाला, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, बाकी में डिस्टेंस कम है। और S और P में हमने जो डिसाइड किया है, S और P इन दोनों में जो डिसाइड हुआ है वो हमारे सीक्वेंस वाइज रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में डिस्कस किया था, अब हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। और हमें पता है कि कार्ब एनायन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनको हम इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बोलते हैं, अर्थात इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो इनकी स्टेबिलिटी होगी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड स्टेबल, तो ये है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे
और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके स्टेबल हो जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। अर्थात कार्ब एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो माइनस आई के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और प्लस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, सी 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 माइनस, सी 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 माइनस और सी 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 माइनस। यहां पर बी आर लगा दिया मैंने, ये आपका सी हो गया। यहां पर मैंने सी एल लगा दिया, ये बी हो गया। और यहां पर मैंने NO2 लगा दिया और ये ए हो गया। अब हम डीएनपी रूल में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इफेक्ट ऑफ ग्रुप चेक करेंगे। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप है, NO2 का यहाँ पर भी माइनस आई है, क्लोरीन का भी यहाँ पर क्या है माइनस आई है। यहाँ पर दोनों ही Br है और दोनों ही Br का माइनस आई है। अब हम डीएनपी रूल में सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर की बात करेंगे। अब पहले चेक करेंगे कि फेवर में अनफेवर में है। तो हमें देखो माइनस आई की स्टेबिलिटी माइनस से होती है। देखो इसको याद करने का एक कंक्लूजन में बता दूं कि माइनस की स्टेबिलिटी माइनस से होगी, प्लस की स्टेबिलिटी प्लस से होगी। तो ये सब फेवर के अंदर है। तो अभी जो हम कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं वो फेवर कंडीशन है। इसका मतलब डिस्टेंस में हम फेवर वाली कंडीशन की बात करेंगे। तो बताओ ग्रुप पास होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए? तो ग्रुप क्लोजर होना चाहिए। तो जिसमें पास में होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और जिसमें दूर होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो आप जरा देखो, यहाँ पर एनाइन माइनस और NO2 के बीच में 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है और यहाँ पर भी एक ही कार्बन है। इसका मतलब ए की स्टेबिलिटी बी और सी के कंपेयर में लेस होगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे कि ए की जो स्टेबिलिटी है वो बी और सी के कंपेयर में लेस है, अर्थात ए लेस स्टेबल है, बी और सी मोर स्टेबल है। अब हम यूज करेंगे नंबर। अब हमें पता फेवर में है तो फेवर का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर, ज्यादा से ज्यादा नंबर में होना चाहिए। आप बी और सी में देखो, सी में 2 है और बी में 1 ही है, अर्थात यहाँ पर ज्यादा फेवर वाली कंडीशन है तो सी की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा होगी। तो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि सी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अर्थात यहाँ पर कार्बेनाइन है और कार्बेनाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो माइनस आई के तो डायरेक्टली और प्लस आई के इनडायरेक्टली होती है। अब आप देखो, सबसे पहले हम इफेक्ट ऑफ ग्रुप देखेंगे। तो यहाँ फ्लोरीन है, इसका माइनस आई होगा। यहाँ NO2 है, इसका भी माइनस आई होगा। यहाँ 2 फ्लोरीन है, इनका भी माइनस आई होगा। और CN है, इसका भी माइनस आई होगा। और अगर इनके माइनस आई के ऑर्डर की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई NO2 का होगा, फिर CN का होगा और उसके बाद में फ्लोरीन का होगा। ये इनके माइनस आई का ऑर्डर है। अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर DNP रूल अप्लाई करते हैं। DNP रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, बीच में एक ही कार्बन है। यहाँ पर भी एक ही है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन बीच में होंगे और यहाँ पर भी 2 कार्बन बीच में होंगे। इसको मैं ए मान लेता हूं, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो अब आप जरा देखो, सी और डी में डिस्टेंस ज्यादा है बेटा, सी और डी में डिस्टेंस ज्यादा है जबकि ए और बी में डिस्टेंस कम है। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंडीशन है वो फेवर है कि अनफेवर है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो फेवर वाली कंडीशन है और अगर फेवर वाली कंडीशन है तो डिस्टेंस के अंदर वो क्या होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, अर्थात पास पास होना चाहिए। तो ए और बी में पास है, सी और डी में दूर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी और डी की तुलना में ए और बी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, अर्थात ए और बी इज मोर स्टेबल देन सी एंड डी। क्यों? क्योंकि इनमें दूर ज्यादा है, इसमें पास है और आपको पता है फेवर वाली कंडीशन है तो पास से ज्यादा होना चाहिए। अब हम बात करेंगे नंबर। नंबर में आपको पता है मैक्सिमम नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फेवर कंडीशन है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो जितने ज्यादा ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो अब आप जरा देखो, सी और डी में हम चेक करते हैं तो सी के अंदर 2 है और डी के अंदर 1 है। तो इसका मतलब सी की स्टेबिलिटी डी से ज्यादा होगी। सी की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी बेटा? डी से ज्यादा होगी। बट ए और बी दोनों में तो 1-1 ही है। इसका मतलब ए और बी के अंदर हम डिफरेंस नंबर से नहीं कर सकते। अब हम चलेंगे पावर।
अब आपको पता है अगर फेवरेबल कंडीशन है तो पावर में मैक्सिमम होना चाहिए, अर्थात जो आपके फेवर में है वो मजबूत होनी चाहिए, अर्थात यहाँ पर जिसका -I मैक्सिमम होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो डी सी, अब ए और बी में चेक करना है, तो ए में फ्लोरीन है, बी में NO2 है, हमें पता है NO2 का -I फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, तो इसका मतलब बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा होगी। तो बी की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? ए से ज्यादा होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? डी। आप चाहो तो यहाँ से इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यहाँ पर O- है, यहाँ भी O-, यहाँ भी O-, यहाँ भी O- है, अर्थात वही कार्बन आयन है और वही स्टेबिलिटी -I और +I के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सबसे पहले हम यहाँ से चेक करेंगे इफेक्ट ऑफ ग्रुप। यहाँ पर फ्लोरीन है जिसका -I लगेगा, यहाँ भी फ्लोरीन है इसका भी -I लगेगा, यहाँ NO2 है इसका भी -I लगेगा, और यहाँ पर भी NO2 है इसका भी -I लगेगा, अर्थात सभी यहाँ पर फेवर वाली कंडीशन में है। तो यहाँ पर फेवर वाली कंडीशन में अप्लाई करेंगे। अब फेवर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो उस पर हम DNP रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहला डिस्टेंस, आप देखो फर्स्ट के अंदर और सेकंड के अंदर, तो इसको मैं सपोजेट P मान लेता हूं, इसको Q, इसको R और इसको S। आप देखो यहाँ पर इनके बीच में एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है, इसका मतलब इसमें डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। और अगर फेवर में है तो आपको पता है क्या होना चाहिए बेटा? क्लोजर होना चाहिए, जो जितना पास होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो बताओ इनमें सबसे ज्यादा पास में किसके अंदर है? पी के अंदर भी है और आर के अंदर भी है, तो इसका मतलब पी और आर की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी और आर की स्टेबिलिटी जो है वो क्यू और एस से ज्यादा है। अब देखो क्यू के अंदर बीच में 2 कार्बन है, एस में 3 कार्बन है, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो एस सबसे कम होगा, उसके बाद में क्यू होगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूं, देखो बेटा यहाँ पर बीच में एक ही कार्बन है, यहाँ पर बीच में 2 कार्बन है, यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर बीच में 3 कार्बन है, तो इसका मतलब इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फेवर वाली कंडीशन दूर है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। उसके बाद एस क्यू की होगी क्योंकि इसके अंदर 2 का डिफरेंस है, पी और आर में डिफरेंस एक एक का ही है, मतलब इनके बीच में एक एक ही कार्बन है, इसलिए इनकी दोनों की स्टेबिलिटी सेम है। अब हम बात करेंगे नंबर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि सभी के अंदर एक एक है। उसके बाद हम बात करेंगे पावर में जिसका -I ज्यादा होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो एस ग्रेटर देन क्यू ग्रेटर देन, अब पी और आर में डिसाइड करना है। आप देखो पी के अंदर फ्लोरीन है, आर के अंदर NO2 है, NO2 का -I आर से ज्यादा होता है, इसलिए आर की स्टेबिलिटी पी से ज्यादा होगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? आर, और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? एस। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से एक EN के कॉन्सेप्ट के बारे में और डिस्कस करेंगे। अब हम यहां से एक EN कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमने इसे लास्ट वीडियो में EN के लिए बारे में डिस्कस किया था, तब कहा था कि sp हाइब्रिडाइजेशन का EN sp2 से ज्यादा है और sp2 का sp3 से ज्यादा है। बट एक चीज क्लियर है कि मान लो अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन हो तो हम क्या चेक करते हैं? सेम हाइब्रिडाइजेशन हो तो ऐसी कंडीशन पर हम कैसे चेक करेंगे EN के बारे में? तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने लिया बेंजीन रिंग, यहां पर हमने बेंजीन रिंग लिया है और यहां पर हमने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है। अब आप चेक करो, यहां पर ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, तो यहां पर 2 कार्बन आपके sp2 है। बट बेंजीन रिंग में देखो आप, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है। इसके अंदर 6 कार्बन sp2 है। अब बताओ अगर इसमें 6 कार्बन sp2 है तो इसका मतलब इसका EN मोर होगा, तो यहाँ पर मोर EN है, इसलिए ध्यान रखना बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो विनाइल, इसको तो बोलते हैं विनाइल ग्रुप और इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। तो ध्यान दे बेटा, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विनाइल के कंपेयर में ज्यादा होती है। अब जैसे इसी को मैं स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन और एनायन में ले लूं, तो मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर आ गया प्लस, और ऐसे ही मैंने यहां पर भी कोई प्लस का ग्रुप लगा दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये प्लस। और हमें पता है कि कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी +I
और माइनस आई होती है, अर्थात कार्बोकेटाइन प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा और माइनस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब यह है कि प्लस आई जो होता है वो EN के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप देखो इसके अंदर केवल 2 कार्बन sp2 है। अगर 2 कार्बन sp2 है तो हम क्या बोलेंगे, लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लेस है। जबकि यहाँ पर मोर कार्बन sp2 है, मोर कार्बन sp2 है तो हम क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अर्थात इसका जो EN है वो मोर है। और अगर मोर EN है तो आपको पता है मोर EN पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। और ये वाला ग्रुप क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस EN पर होता है। तो बताओ विनाइल केटाइन क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं विनाइल केटाइन, क्योंकि विनाइल से बना है इसलिए इसको विनाइल केटाइन बोलेंगे। और ये बेंजीन से बना है इसलिए इसको फिनाइल केटाइन बोलेंगे। इसको बोलते हैं फिनाइल केटाइन, इसको बोलते हैं विनाइल केटाइन। तो बताओ फिनाइल केटाइन और विनाइल केटाइन में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो बताओ फिनाइल केटाइन और विनाइल केटाइन में से बेटा विनाइल केटाइन की स्टेबिलिटी फिनाइल केटाइन से ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर sp2 कार्बन लेस है, इसमें sp2 कार्बन मोर है। अगर यहाँ sp2 कार्बन लेस है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस होगी, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। और हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस EN पर होता है, क्योंकि हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसे अलग से राइट डाउन करें। पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN, हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेस EN पर होना चाहिए, और नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, और आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा मोर EN पर होना चाहिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेस EN पर है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक एनाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब यही कॉन्सेप्ट हम एनाइन पर भी अप्लाई करते हैं। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, ये विनाइल एनाइन है, विनाइल एनाइन, और ये रिंग है बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग पर माइनस लगाया, मैं इसको बोलते हैं फिनाइल एनाइन। आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो वही पहले की तरह हम बोलेंगे यहाँ पर मोर sp2 कार्बन, तो मोर EN, आपको पता है इसकी EN ज्यादा है और नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर EN पर होता है, तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, इसका मतलब ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो फिनाइल के एनाइन की स्टेबिलिटी हमेशा विनाइल एनाइन से ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना बेटा, प्लस चार्ज हमेशा लेस EN पर होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर EN पर होना चाहिए। ऐसे ही अगर इस कॉन्सेप्ट को हम जोड़ें तो जैसे सपोज दैट मैंने यही कॉन्सेप्ट ले लिया, यहाँ माइनस है और यहाँ पर विनाइल है, फिनाइल, ये फिनाइल एनाइन है। अब इनमें स्टेबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp का पार्ट है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 का पार्ट है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा है तो ये मोर EN वाला है। ये कौन सा है, मोर EN वाला है। और अगर मोर EN वाला है तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN मोर स्टेबल होता है, ऑन मोर EN क्या होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। इसी के साथ ये आपका DNP रूल और EN का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।